हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। भोपाल से मिल रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हुई है और बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में फसल बीमा, पेंशन बहाली का मुद्दा सबसे ज्यादा सामने आया। महंगाई और गायों की मौत के मामले पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। गोमाता सुरक्षा और संवर्धन को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इस बैठक में विधानसभा में इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। तो थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई है और पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर यह बैठक चल रही थी। तमाम कांग्रेस के विधायक यहां पर मौजूद रहे और अलग अलग मामलों पर बातचीत हुई। प्रस्ताव भी पारित हुआ है। कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का बजट सत्र। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, थोड़ी देर पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई, प्रस्ताव भी पारित हुए हैं और अब कांग्रेस ने रणनीति तय कर ली है सरकार को घेरने के लिए। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर ही पूरी बैठक चली, जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक शामिल हुए और क्षेत्र की समस्याओं के अलावा विधानसभा के अंदर किस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की जाए, इस बारे में रणनीति तैयार हुई है। जो विधायक दल की बैठक हुई, इसमें साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर्ज लेती जा रही है, पर लेकिन कर्ज का इस्तेमाल जो है इवेंट कराने के लिए लिया जा रहा है। ये कांग्रेस का आरोप था। प्रदेश में किस वर्ग के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, इसका हिसाब किताब सरकार के पास में नहीं है। लिहाजा हर वर्ग आज की तारीख में परेशान है। हर वर्ग की समस्याओं को विधानसभा के अंदर उठाना, ये निर्देश जो है नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से कांग्रेस विधायकों को दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर कांग्रेस विधानसभा में सरकार की घेराबंदी करने वाली है। खासकर अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, चाहे राजधानी भोपाल के बैरसिया की बात करें या प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, जहां पर बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला सामने निकल कर आया था और कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले पर न केवल एसआईटी का गठन किया था, बल्कि सरकार को लेकर सड़कों पर भी प्रदर्शन किया था। सड़कों के बाद में अब इस मुद्दे को कांग्रेस सदन के अंदर उठाने की तैयारी में। लिहाजा आज जो विधायक दल की बैठक हुई, उसमें आंकड़ों के साथ जहां जहां गायों की मौत के मामले सामने निकल कर आए, चाहे भोपाल के बैरसिया की बात करें, यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता थी, उनकी गौशाला के अंदर सैकड़ों की संख्या में गाय मारी गई थी और उसको लेकर कांग्रेस अभी भी एक बड़ा मुद्दा जिसको बनाकर रखे हुए है। 8 तारीख को कांग्रेस के तमाम नेता बैरसिया में जाकर गौशाला का घेराव भी करने वाले हैं। क्लीन चिट इस पूरे मामले पर जो दी गई थी उसको लेकर, पर लेकिन उससे पहले सदन के अंदर इस पूरे मामले को उठाया जाए, साफ तौर पर कमलनाथ ने निर्देश दिए और आज एक प्रस्ताव इस पूरे विधायक दल की बैठक में पास किया गया, जिसमें प्रदेश के अंदर गौवंश के जो मौत के जो मामले थे उनको लेकर जोर शोर से सदन के अंदर उठाया जाएगा। ये प्रस्ताव आज विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायक ने पास भी किया। इसके अलावा बात करें तो बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो कर्मचारी है उनको पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग लगातार कर्मचारी कर रहे हैं, उसको भी कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को जो पत्र लिखे थे, अब इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की तैयारी है। इसके अलावा फसल बीमा के मामले की बात हो, किसानों के जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से फसल नुकसान हुआ था, उसको लेकर क्षतिपूर्ति की राशि की मांग हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी सदन के अंदर जो है सरकार की घेराबंदी की जाएगी। साथ ही साथ ये बताया गया कि बजट को लेकर विपक्ष इंतजार जरूर करेगा, पर लेकिन अगर बजट के अंदर जनता के जुड़े कुछ प्रावधान नहीं किए गए, अगर जनता को राहत नहीं देगी, खासकर टैक्सेशन में कमी की मांग जो कांग्रेस लगातार कर रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में वेट के दायरे में लाने की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, अगर इन चीजों में राहत नहीं मिलती है तो एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा न केवल बाहर तैयार की जाएगी, पर लेकिन उससे पहले चूंकि बजट सत्र है तो विधानसभा के अंदर भी इस पूरे मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा। अगर कुल मिलाकर बात करें तो गौवंश की बात हो या किसानों के मुद्दे की बात हो, साथ ही साथ कर्मचारियों के पेंशन की बात करें, महंगाई के मुद्दे की बात करें, ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके अंदर कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ जाने की तैयारी में। विधायकों के जो क्षेत्र के मुद्दे होंगे उनको तो जोर शोर से उठाया जाएगा, लेकिन प्रदेश व्यापी इन तमाम मुद्दों को कांग्रेस के विधायक उठाएंगे, जिसको लेकर विधानसभा के अंदर अगर हंगामे की जरूरत पड़ती है, विधानसभा की कार्रवाई को रोकना पड़ता है, तो इसको लेकर भी कांग्रेस के विधायक एक साथ सरकार पर हमला बोलेंगे। आज इस पूरी बैठक में यह रणनीति तैयार की गई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर आपका।
तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। 25 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में किसानों और महंगाई के मुद्दे पर हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, जहां कर्मचारियों की पेंशन, गायों की मौत, किसानों और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए कमर कस रखी है। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने पर आम सहमति बनी है। इस दौरान विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस की सरकार को घेरने की रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। गंभीर मुद्दे जो है, आज जो पूरा प्रदेश इसका गवाह है, इस पर चर्चा हुई, गंभीरता से चर्चा हुई। सब सरकार अपना पक्ष रखे, हम अपनी बात कहें, और यही विधानसभा का लक्ष्य है, यही सेशन का लक्ष्य होना चाहिए। आम सहमति बनी है सत्र चलाने की, और सामंजस्य पूर्वक जो जो विषय आएंगे कार्य मंत्रणा में चर्चा करके सभी विषयों पर सार्थक चर्चा करेंगे। किस मुद्दे पर घेरेंगे और किस विषय पर घेरेंगे? जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई थी 15 महीने के लिए, एक भी बात का जवाब उनके पास में नहीं है, तो इसलिए अब किस मुद्दे पर वो घेरेंगे? वो घेरे हुए हैं। मध्य प्रदेश का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत 7 मार्च को सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से होगी। 8 और 10 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा होगी। वहीं 9 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4518 सवाल पूछे हैं। इनमें से कुल 2267 सवाल ऑनलाइन लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा 86 विधायकों ने कुल 2251 प्रश्न ऑनलाइन लगाए हैं, जो कि कुल प्रश्न का करीब 50% है। खास बात यह है कि 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सवाल ऑनलाइन लगाए हैं। विधानसभा सत्र को लेकर परिसर में विधायकों और मंत्रियों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। वहीं दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी, वो भी तब जब विधायकों के सवाल पर बहस होगी। कुल मिलाकर बजट सत्र चुनावी साल में काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष जहां कई मुद्दों को लेकर हमले की धार तेज करने की कोशिश करेगा, वहीं सरकार भी पूरी क्षमता के साथ विपक्ष के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए रुक करें कुछ दूसरी खबरों का। 6 साल बीतने के बाद भी जबलपुर को टर्मिनल की सौगात नहीं मिल पाई है। साल 2016 में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने जबलपुर के मदन महल स्टेशन को टर्मिनल बनाने का ऐलान किया था। इसके काम की शुरुआत भी कराई गई, लेकिन 6 साल के बाद भी इस काम को रफ्तार नहीं मिल पाई। 120 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को धीमी गति से चलने के कारण जबलपुर का भी विकास प्रभावित हो रहा है। काम में तेजी लाने के मकसद से लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने पश्चिम मध्य रेलवे के अधिकारियों के साथ मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन में चल रहे टर्मिनल स्टेशन बनाने के काम का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मैं निरीक्षण के लिए यहाँ पर आया, मेरे साथ महाप्रबंधक रेलवे, DRM और हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी हैं। जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा हो ताकि जबलपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात मिले। जैसे ही ये टर्मिनल स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा तो बहुत हद तक जबलपुर के ट्रैफिक को भी इसका लाभ होगा। साल 2024 तक प्रदेश की पहली मेट्रो को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। एलिवेटेड रूट के बाद अब प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण के लिए जल्द काम शुरू होगा। भूमिगत मेट्रो के लिए जिला प्रशासन ने 3 स्थानों पर करीब 3.25 एकड़ जमीन भी मेट्रो रेल कंपनी को हस्तांतरित कर दी है। इसके अलावा तय रूट पर बाधाओं को भी हटा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि भोपाल मेट्रो के पर्पल कॉरिडोर के तहत कुल 4.5 किलोमीटर तक मेट्रो जमीन के अंदर से सफर तय करेगी। हालांकि DPR में सिंधी कॉलोनी से भारत टॉकीज तक करीब 2.25 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड मेट्रो रूट प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्या को लेकर भारत टॉकीज से ऐशबाग तक अंडरग्राउंड मेट्रो रूट बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पर्पल कॉरिडोर के तहत एम्स से सुभाष नगर तक करीब 6.25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट का सिविल वर्क का काम किया जा रहा है।
हमारे स्तर से जो भी लैंड इश्यूज़ हैं, जिस भी प्रकार के लैंड इश्यूज़ हैं, उनकी कार्रवाई लगातार जारी है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आए, कार्य शुरू करे, तब तक ही हम सभी लैंड इश्यूज़ को कम्प्लीटली रिजॉल्व करते हुए उसको इनकम्बरेंस फ्री, हिंड्रेंस फ्री कार्य करने के लिए एनवायरमेंट। रूस यूक्रेन युद्ध संकट की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे लोगों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। पहली तस्वीर में रायसेन की 3 छात्राएं अंशी पारिक, शिवी पारिक और शची शर्मा हैं, जो बेहद खराब हालातों का सामना करते हुए घर वापस लौट आई हैं। छात्राओं ने बताया कि 10 दिन उन्हें बंकर में बेहद मुश्किल भरे माहौल में काटने पड़े। जैसे तैसे हंगरी पहुंची, तब जाकर उनकी स्वदेश वापसी हो पाई। उन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद भी कहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में शाजापुर के राजवीर सिंह गोहिल और उत्कर्ष नागर हैं। दोनों परेशानियों का सामना करते हुए पहले हंगरी पहुंचे और फिर वहां से दिल्ली और फिर दिल्ली से फ्लाइट से वो इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर परिवार और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने उनका स्वागत किया। दोनों ने अपने कड़वे अनुभव बताए। बता दें कि इससे पहले इरफान जुनैद, खुशी दुबे, उनकी भी वापसी हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक प्रदेश में 454 लोगों में से 421 लोगों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत वतन वापसी जारी है। टीकमगढ़ के मेडिकल छात्रा मानसी विश्वकर्मा भी सुरक्षित लौट आई है। मानसी के घर लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल है। यूक्रेन में युद्ध के तनाव भरे माहौल को लेकर मानसी ने मीडिया से बात की और बताया कि वहां के हालात बेहद खराब और दर्दनाक हैं। बता दें कि मानसी यूक्रेन की खार्किव यूनिवर्सिटी में मेडिकल की छात्रा हैं और 2 दिन पहले ही वो टीकमगढ़ से पढ़ाई के लिए यूक्रेन गई थी और अब उन्हें हालात खराब होने पर वहां से वापस लौटना पड़ा। और 24 फेब से लगातार सेलिंग हो रही है। डेली सेलिंग होती थी, डेली ब्लास्ट होते थे और मींस हर 2-5 मिनट में मुझे ब्लास्ट का साउंड सुनाई देता था। जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया था उसमें हमने कॉल किया, 181 पर लगाया, तो वहाँ से हमें अपनी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कॉल आते रहे। उनने हमें कुछ नंबर्स वगैरह भी उपलब्ध कराए, जो हमने बिटिया को व्हाट्सएप वगैरह की और लगातार हमारी प्रशासन से बात लगातार होती रही है। बात करेंगे नर्मदापुरम की। नर्मदापुरम के पोस्ट ऑफिस घाट पर नहाने आए 4 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बुधनी की एक फैक्ट्री के एक कॉलोनी में रहने वाले 6 युवक नर्मदा नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। इनमें से 4 युवक गहरे पानी में जाने के बाद डूब गए। जानकारी मिलने पर पुलिस, होमगार्ड और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों ने मिलकर युवकों का रेस्क्यू शुरू किया। करीब 3 घंटे चले रेस्क्यू के बाद युवकों को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों युवकों को मृत घोषित कर दिया। 4 बच्चों के सूचना मिली और जो हमारे कमांडेंट साहब, उनकी टीम और अन्य गोताखोर और हमारे तहसीलदार साहब ने जो अन्य गोताखोर और बुला उनकी टीम, टीआई साहब वगैरह सभी ने फिर यहाँ पे जो सर्चिंग चालू की, तो इसमें 4 बच्चे अभी 4 बच्चों के सब प्राप्त हो चुके हैं। तो परिवार के बताने की शायद बाहर यूपी बिहार के हैं, जो वर्धमान कंपनी में काम करते हैं। कोरोना काल में चले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तो मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड बनाए, लेकिन नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं की रूटीन वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश के कई जिले काफी पीछे रह गए हैं। अब इन्हीं जिलों में रूटीन वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत 7 मार्च से की जा रही है, जिसमें करीब 25,000 हितग्राहियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के शुरू होने से पहले प्रचार प्रसार वाहन को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन उन जिलों में जाएंगे जहां पर रूटीन वैक्सीनेशन बहुत कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, मुरैना, दतिया, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी और मंडला में 3 चरणों में ये अभियान चलाया जाएगा। 7 मार्च के बाद 4 अप्रैल को दूसरा और 7 मई को तीसरा चरण चलेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया गया है। रिमोट एरिया में मोबाइल वैन के जरिए भी वैक्सीनेशन कराया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 10 जिलों में ये गाड़ियां रवाना की हैं यूनिसेफ के माध्यम से। और जो हमारे बच्चे, गर्भवती महिलाएं जो छूट गई हैं, उनको जो रिमोट एरिया में, हम कहें ट्राइबल एरिया में जो टोले हैं, मजरे हैं, जहां बच्चे छूट गए हैं, उनको आइडेंटिफाइड करके उनको टीका लगाया जाएगा।
जबलपुर में सीवर लाइन के बेढंगे और घटिया कामों की तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती है, लेकिन अब ठेका एजेंसी पूरी तरह से मनमानी पर ही उतर आई है। रांची के बापू नगर स्थित बंगाली कॉलोनी में सीवर लाइन बिछाने के दौरान हद दर्जे की लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल ठेकेदार के कर्मचारियों ने पानी की पाइपलाइन के ऊपर ही सीवर का चैम्बर बना दिया। गनीमत रही कि समय रहते जागरूक लोगों की इस पर नजर पड़ गई और कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल इस काम को रुकवा दिया। कांग्रेस नेताओं ने सीवर लाइन बिछाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाकर मौके पर इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद एजेंसी ने संबंधित जगह से चैम्बर हटाकर दूसरी जगह बनाने का भरोसा दिया है। साथ ही साइट इंजीनियर को टर्मिनेट कर दिया गया। भोपाल पुलिस की खुफिया टीम ने राजधानी में निगरानी के अब विशेष इंतजाम किए हैं। इसके लिए 90 सदस्यीय टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखेगी। किसी भी आंदोलन से जुड़ा संदेश प्रसारित होता है तो वैसे ही ये टीम संबंधित थाने को सतर्क कर देगी। जिला स्तर पर संभवतः खुफिया निगरानी के लिए इस तरह का ये पहला प्रयोग है जिसमें इतनी बड़ी टीम को तैनात किया गया है। दरअसल बीते कुछ सालों में लगातार कुछ ऐसे मौके देखे गए जब किसी एक जगह आंदोलनकारी अचानक जमा हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लिहाजा पुलिस ने ऐसी नौबत से बचने के लिए अब अपनी खुफिया टीम की तैनाती की है। 70 लोग हैं जिनको हमने अलग अलग हेड्स में बांटा हुआ है। कोई पॉलिटिकल पार्टीज देखता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, कोई अलग अलग कम्युनिटीज देखता है, कोई अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो श्रमिकों की हो, किसानों की हो, स्टूडेंट्स की हो, और इस प्रकार के जितने भी हेड्स हो सकते हैं उनको अलग अलग लोगों से हम कवर करवाते हैं और वो इस प्रकार की अपनी जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। हटा में 14वें बुंदेली मेले के समापन अवसर पर देर रात कलाकारों के साथ मंच पर कई जनप्रतिनिधियों ने बुंदेली राय गायन किया। हटा से बीजेपी विधायक पीएल तंतुवाय और दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल ने कलाकारों की तरह माइक थामकर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राय के बोल गाकर कार्यक्रम में समा बांध दिया। वहीं बड़ा मल्हारा विधायक प्रद्युमन सिंह ने भी गायक कलाकारों के साथ सुर में सुर मिलाकर लोकगीतों की प्रस्तुतियां दी। वहीं मंच पर जनप्रतिनिधियों की जुगलबंदी का जनता ने खूब आनंद उठाया। उस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रद्युमन सिंह ने खजुराहो महोत्सव पर सवाल खड़े किए और कहा कि बुंदेलखंड में खजुराहो में महोत्सव होता है लेकिन किसी प्रकार की बुंदेली झलक दिखाई नहीं देती। साथ ही बताया कि अगले साल से खजुराहो महोत्सव में हमारी बुंदेली उत्सव राग राय नृत्य को भी दिखाया जाएगा। अभी हमने विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाओ है कि हमारे ते बुंदेलखंड में खजुराहो महोत्सव हो रहा हो वो बुंदेली झलक मिलते ही नहीं है। तो सबसे पहले बुंदेली झलक खजुराहो मेला में खजुराहो महोत्सव में मिले उसके लाने हमने अभी विधानसभा में क्वेश्चन लगाओ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।